फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा एकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में दूसरे लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में और पहले लेक्चर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया। बहुत डिटेल में है, आपको कुछ न कुछ उसमें नया सीखने को जरूर मिलेगा। सो कूलम्स लॉ, तो ये कूलम्स लॉ दिया गया है। चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे उन्होंने ही इस कूलम्स लॉ को दिया था, तो उनके नाम पे ही कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं। चार्ल्स अगस्टिन कूलम्ब इनका पूरा नाम था। तो कूलम्स लॉ ने हमें क्या बताया, कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, हम देखते हैं। हम लोगों ने अपने सेकेंड लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी में कि अगर कोई दो चार्ज पहले दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो हम लोग पढ़े थे चार्ज का प्रॉपर्टी की लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स से ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें किसने बताया, कूलम्ब ने बताया कि ये जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है इस दोनों के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये हमें कूलम्ब ने बताया। तो कूलम्ब इससे कैसे बता पाए, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के जरिए ही हमें वो इक्वेशन दे पाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने का। सो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उन्होंने दो चार्ज लिया, हम लोग मान लेते हैं एक +2 कूलम्ब का। एग्जैक्ट कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, बट उन्होंने ऐसा बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करके निकाला, तो बहुत सारे वैल्यू का चार्ज उन्होंने लिया हुआ। बट हम लोग कुछ एक अपने अकॉर्डिंग कुछ ले लेते हैं, एक 2 कूलम्ब का चार्ज और एक 3 कूलम्ब का चार्ज। उनके बीच का उन्होंने कुछ सेपरेशन रखा, सपोज 2 मीटर। तो उन्होंने दो चार्ज लिया, 2 कूलम्ब और 3 कूलम्ब का, बीच का सेपरेशन रखा 2 कूलम्ब। तो उन्होंने जब यहाँ पे देखा कि फोर्स कितना आ रहा है, कुछ F फोर्स आ रहा है, ऐसा कुछ वहां पे फोर्स कैलकुलेट करने का उस समय कोई ऐसा फॉर्मूला या इक्वेशन नहीं था, वो तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद डिराइव हुआ। बट उन्होंने ये कुछ इक्विपमेंट के जरिए, कुछ इक्विपमेंट के हेल्प से बताया कि कुछ F फोर्स लग रहा है इस दोनों के बीच में। और उन्होंने फिर क्या किया कि ये जो 3 कूलम्ब वाला चार्ज था उसको हटा के उन्होंने यहाँ पे 6 कूलम्ब रखा, सेपरेशन बीच का सेम रखा, बस क्या किया, एक चार्ज को बदल दिया, क्या किया कि डबल कर दिया। एक चार्ज को 3 कूलम्ब था तो उन्होंने क्या किया, 6 कूलम्ब कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि अब क्या लग रहा है, 2F फोर्स लग रहा है इस दोनों के बीच में। अब उन्होंने क्या किया कि इसे ट्रिपल कर दिया, जब यहाँ पे 3 कूलम्ब था वहां पे उन्होंने 9 कूलम्ब रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि अब क्या लग रहा है, 3F चार्ज लग रहा है। अब उन्होंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको बदल दिया, इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 की जगह 4 कर दिया। तो अब क्या हो गया कि फिर से चार्ज की वैल्यू कुछ बदल गई। तो ऐसे उन्होंने मल्टीपल ऑपरेशन किया, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम लोग चार्ज के प्रोडक्ट को 2 टाइम्स कर देते हैं तो हमारा फोर्स भी 2 टाइम्स हो जा रहा है। और हम लोग अगर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 3 टाइम्स कर दे रहे हैं तो हमारा चार्ज 3 टाइम्स हो जा रहा है। देखिए पहले में हम लोगों ने यहाँ 2 कूलम्ब लिया था और यहाँ 3 कूलम्ब, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा था, हमारा प्रोडक्ट आ रहा था 6 कूलम्ब, 2 into 3, तो हमारा चार्ज कितना आ रहा था F। अब हम क्या लिए, 4 कूलम्ब और 9 कूलम्ब, तो हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा 36, 9 into 4 36। सो हमारा अब कितना फोर्स हो जाएगा, 6F। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज को 6 टाइम्स कर दिया। तो हमारा ये जो फोर्स में चेंज भी कितना होगा, 6 टाइम्स का फोर्स में भी चेंज हो जाएगा। तो ये कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा कूलम्ब ने क्या देखा कि कोई दो चार्ज लिया और उनके बीच का सेपरेशन इस बार रखा पहले की तरह 2 मीटर, तो कुछ F फोर्स आ रहा था। अब उन्होंने क्या किया, चार्ज कांस्टेंट रखा, चार्ज 2 कूलम्ब
और 3 कूलम ही रखा, बट सेपरेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चार्ज को 2 कूलम और 3 कूलम है, बट जो सेपरेशन है वो 2 मीटर से अब उन्होंने क्या कर दिया, 4 मीटर कर दिया। तो अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या हो गया, जो फोर्स था वो F से F/4 हो गया। तो उन्होंने क्या देखा कि सेपरेशन अगर हम लोग 2 टाइम्स कर रहे हैं तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स कम हो जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि सेपरेशन 2 मीटर से 6 मीटर कर दिया। 2 की जगह अब उन्होंने और बढ़ा दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, 6 मीटर कर दिया। तो अब क्या देखा कि जब 6 मीटर किया तो सेपरेशन कितना हो जा रहा है, F/9, 9 टाइम्स कम हो जा रहा है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया। 2 टाइम्स सेपरेशन किया, 3 टाइम्स किया, 2 टाइम्स करने पे 4 टाइम्स कम हो जा रहा था, 3 टाइम्स करने पे 9 टाइम्स, 4 टाइम्स सेपरेशन करने पे सॉरी 16 टाइम्स क्या हो जा रहा था, सेपरेशन कम हो जा रहा था। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन यहां से क्या किया कि जो हमारा फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और हम लोग डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर टाइम्स हमारा फोर्स कम हो जाएगा। तो इन्होंने एक ये ऑब्जर्वेशन किया, और एक उनका पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और उनका सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो उन्होंने यहां से एक स्टेटमेंट लिखा, यहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस is directly proportional to the product of charges, proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Distance between them. तो उन्होंने क्या कहा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, ये है अगर ये प्लस Q1 चार्ज और ये है प्लस Q2 चार्ज, तो इस दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच का। अगर हम लोग सेपरेशन मान लेते हैं R, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अब उन्होंने एक और बात कूलम नहीं बताया कि जो हमारा जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 चार्जेस लगेगा। क्या ये एक दूसरे को पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्ट करते। एक सेकेंड, ये प्लस Q2 कोई चार्ज है, तो क्या ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो रिपेल करने के लिए हो सकता है कि ये इसे इस डायरेक्शन में भी रिपेल कर सकता था, इस डायरेक्शन में भी रिपेल कर सकता था, पर ऐसा होगा नहीं। ये सिर्फ स्ट्रेट जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होगा उसी में रिपल्सन होगा। दिस फोर्स ओनली एक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
only acts on the line, ये एक स्टार पॉइंट है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F is only acts on line joining the center of charge. ऐसा नहीं होगा कि ये इसे रिपेल अगर किया तो ये रिपल्सन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर किधर भी रिपल्सन ही करना है, बस अपने अपोजिट डायरेक्शन में इसे क्या करना है, रिपेल करना है। तो रिपेल करने के लिए किसी भी डायरेक्शन में कर सकता था, पर ये ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में रिपेल होगा। तो कूलम ने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ओनली एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्जेस। अगर मान लेते हैं कि एक चार्ज यहां है और एक चार्ज कहीं यहां है, तो इस दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका सेंटर कुछ ये होगा और इसका सेंटर कुछ ये। तो अगर हम लोग इसको, इस दोनों सेंटर को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये दोनों सेंटर जहां पे ज्वाइन कर रहा है, तो इधर की तरफ यहाँ ये दोनों प्लस प्लस चार्ज हम लोग ले लेते हैं, तो ये इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये इधर की तरफ रिपेल करेगा। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज, ये रिपल्सन होगा। तो ये भी हमें कूलम ने बताया। तो हम लोगों ने दो कंक्लूजन देखा कि जो हमारा जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। सो अगर हम लोग ये इसे कंक्लूजन 1 कह देते हैं और इसे कंक्लूजन 2 कह देते हैं, तो ऑन कंबाइनिंग both the conclusion हमें क्या मिलेगा, जो फोर्स है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। तो ये हमें कंक्लूजन यहाँ से इस दोनों को, दो कंक्लूजन को कंबाइन करने से एक ये कंक्लूजन मिला कि जो हमारा फोर्स होगा वो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हमें अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट की जरूरत होती है। अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम अगर फोर्स इज इक्वल टू लिखे तो एक कांस्टेंट देके, जो कि कांस्टेंट होगा K हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो K कांस्टेंट हम लोगों ने ले आया, जिस K का वैल्यू क्या होता है, ये K जो होता है ना वो डिपेंड करता है मीडियम पे। हर मीडियम में अलग अलग K का वैल्यू होगा। हमें अगर 10th लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो 10th लेवल पे हमें सिर्फ वैक्यूम या एयर में ही न्यूमेरिकल 95% न्यूमेरिकल हमें वैक्यूम एयर के लिए ही मिलेंगे, जो कि जिसमें मीडियम हमारा वैक्यूम या एयर होगा। कुछ गिने चुने क्वेश्चन, एक्सेप्शनली क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोगों को कुछ अलग मीडियम के लिए K को कैलकुलेट करना होगा, जिसमें हमें K का अलग मीडियम का वैल्यू दे दिया होगा। वैक्यूम के लिए हमें इसका वैल्यू याद रखना है। वैक्यूम के लिए कभी हमें इसका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और सिर्फ वैक्यूम के लिए हमें इसे रिमेम्बर करना है। अगर अलग मीडियम के लिए कुछ अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसके लिए K का वैल्यू हमें वहां पे गिवन होगा न्यूमेरिकल में। अगर वाटर के लिए पूछता है तो वाटर में K का वैल्यू इतना, इसे कैलकुलेट करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें K का वैल्यू दे दिया रहेगा वाटर के लिए। तो ये K का वैल्यू मीडियम के लिए चेंज क्यों होता है तो हम देख लेते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसका हमें कोई यूज नहीं है। एक्स्ट्रा पॉइंट, ये जो K का वैल्यू होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकालते कैसे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन से निकालते हैं हम लोग इसका वैल्यू। और हम लोग जानते हैं 1 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। पाई का वैल्यू 22/7। तो ये सब कांस्टेंट है, बस जो हमारा एप्सिलॉन होता है ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड ऑन मीडियम। अलग अलग मीडियम में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। और हम लोग 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, जब 12th में जाएंगे तब हमें कुछ मीडियम के लिए इसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जैसे ग्लास के लिए अलग होती है, वाटर के लिए अलग होती है, तो उसके लिए हमें याद करनी पड़ेगी। बाकी हमें अभी तो सिर्फ वैक्यूम के लिए याद करना है कि K की वैल्यू क्या होती है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसे हमें नहीं ज्यादा कुछ ध्यान देना है। बस 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि एप्सिलॉन होता है, डिपेंड करता है मीडियम में पे। इस कारण से जो हमारा K भी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अब हमारा जो K होगा उसका कुछ यूनिट भी आएगा यहाँ पे। तो K की यूनिट के लिए हम लोग देखें कि F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है।
तो जो हमारा k होगा वो क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 होगा। तो हमारा जो k क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 ये होगा। तो हम लोग जानते हैं कि F का क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन, R का ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस है R, तो यहाँ पे R का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K। तो F का हो गया न्यूटन, R का हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और अपॉन कूलम होता है Q का, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, तो यहाँ पे Q इंटू Q है तो Q स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जो हमारा K का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये हमारा K का यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, ये इक्वेशन हमारा, ये हमें याद रखना है मेनली, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का यही मेन इक्वेशन जो कि कूलम ने हमें प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम लोग दो चार्जेस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो ये हमें वीवी आई है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो इसे लर्न कर लेना और हमें के का वैल्यू जो कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा उसे लर्न कर लेना है। तो अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि हमें हमेशा याद रखना है, कभी भी कूलम लॉ सॉल्व करते समय उस पॉइंट को याद रखना है कि अगर वो पॉइंट है तभी हम लोग उसमें कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर सारे कूलम लॉ के जो रूल है, बेसिक रूल, उसे अगर सेटिस्फाई करता है कोई इक्वेशन या कोई न्यूमेरिकल जो कि दिया हुआ है, तभी हम लोग वहां पे कूलम लॉ लगा सकते हैं। तो क्या क्या रूल है उसे हमें याद रखना है। सो पॉइंट्स टू रिमेम्बर, पहला पॉइंट, कि Coulomb's law is always only, sorry, always नहीं, Coulomb's law is only applicable for point charges। जो कूलम लॉ होता है हमारा सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पॉइंट चार्जेस क्या होता है, पॉइंट चार्जेस मतलब ऐसा चार्ज जिसका डायमेंशन नहीं होता है, पॉइंट चार्ज जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही, दो अगर पॉइंट चार्ज है तभी कूलम लॉ एप्लीकेबल होगा। एक्सटेंडेड चार्ज के लिए हमारा कूलम लॉ, जो कि बड़ा जिसका डायमेंशन होता है, ऐसे चार्ज के लिए हमारा कूलम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा अनटिल, बट इट कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंडेड चार्ज, but it can applicable for extended charge if the separation between them is very great, very large। अगर हम लोग एक्सटेंडेड चार्ज के लिए भी लगा सकते कूलम्स लॉ, कब, जब उनके बीच का सेपरेशन हम लोग बहुत ज्यादा कर दे, तो उस सेपरेशन के लिए हमारा वो एक पॉइंट चार्ज की ही तरह एक्ट करेगा। जब अगर हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए, तो हम लोग अगर सेपरेशन ये यहां से लेकर और अगर यहां तक भी रखे दो पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमें क्या होगा, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक्सटेंडेड चार्ज पे लगा रहे हैं, तो हमारा एक्सटेंडेड चार्ज के बीच का अगर हम लोग सेपरेशन कर दे 500 किलोमीटर, तो हमारा 500 किलोमीटर से अगर एक चार्ज और दूसरा चार्ज 500 किलोमीटर अगर दूर है, तो उस दोनों के लिए वो क्या हो गया,
वो एक दूसरे के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा, तो वो कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज ही दिखेगा। अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा कर दे तो एक्सटेंडेड चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज। तो हमारा ये पहला पॉइंट था। और अगर हम लोग अपना दूसरा पॉइंट देखें, सेकेंड पॉइंट, तो जो सेकेंड पॉइंट है कि कूलम्स लॉ इज only applicable, Coulomb's law is only applicable for rest charge। जो हमारा कूलम लॉ है वो सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, मान लेते 2 पॉइंट चार्ज है, और ये दोनों अगर मोशन में, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो इस दोनों पे हम लोग कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। कभी भी चार्ज एट मोशन पे हम लोग कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये भी हमें, ये सारे पॉइंट हमें कूलम ने ही बताया था कि जो मोशन में अगर चार्ज होंगे तो उस पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो फॉर्मूला इस पे नहीं लगेगा कि ये दोनों कितने फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मोशन में। अगर चार्ज रेस्ट पे रहे then only we apply the equation of electrostatic force to calculate the force between them। so एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं, अगर एक चार्ज रेस्ट पे है और एक चार्ज अगर मोशन में है, अगर दोनों चार्ज मोशन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। दोनों चार्ज रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्ज मोशन में फिर भी लगेगा, बट उस पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर दोनों चार्ज मोशन में तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, दोनों चार्ज रेस्ट में है तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। बट व्हाट इफ वन चार्ज इज एट रेस्ट एंड अनदर चार्ज इज एट मोशन, तो क्या होगा, अगर एक चार्ज रेस्ट पे और दूसरा चार्ज मोशन पे है तो भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। यहां पे भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, बस एक चार्ज का रेस्ट में होना जरूरी है, दूसरा चार्ज मोशन में या रेस्ट में है, बोथ अगर कंडीशन है तभी भी हमारा कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब अगर हम कूलम्स लॉ को ग्रेविटेशनल फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो हमें बहुत सारी सिमिलरिटी देखने को मिली होगी। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G(m1m2) अपॉन r²। और जो हमारा कूलम्स ने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला वो होता है K(q1q2) अपॉन r²। तो हमने देखा कि बहुत सिमिलर दिख रहे हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1m2) अपॉन r², K(q1q2) अपॉन r², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये दोनों में बहुत सिमिलरिटी दिख रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर दो मास है किसी डिस्टेंस पे तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो कूलम्स लॉ है, दो चार्ज अगर कुछ सेपरेशन पे तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हमारा इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम लोग बताते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है, मेन बेसिक डिफरेंस होता है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरी वेरी लेस देन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। हम लोग देखते ही हैं जनरल ऑब्जर्व, कभी हमें जनरली ऑब्जर्व नहीं हो पाता, इतना कम लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स की। हम बहुत बहुत ज्यादा अगर बड़ा मास है जैसे अर्थ, तभी हम लोग को वो अट्रैक्ट कर पा रहा है। हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, मैं हूं और अगर ये बोझ है, तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो होता है वो मतलब इससे तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए ये इससे बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये है इसका डिफरेंस। और दूसरा जो डिफरेंस देखे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन में, कभी भी रिपल्सन नहीं होता है। बट जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो अब हम लोग कूलम्स लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, इफ टू चार्ज
of magnitude plus 10 coulomb and minus 20 coulomb respectively are placed at distance of 2 meter. Find the magnitude of force between them. तो हम लोगों को दो चार्ज दिया हुआ है, प्लस 10 कुलम और माइनस 20 कुलम का, और हम लोगों को इस दोनों और दो की सेपरेशन दोनों के बीच का दे दिया है 2 मीटर, और इस दोनों के बीच का हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक चार्ज है प्लस 10 कूलम का और दूसरा चार्ज है माइनस 20 कूलम का। प्लस 10 कूलम एंड माइनस 20 कूलम, दोनों के बीच का हम लोगों को सेपरेशन पता है 2 मीटर है, और हमारा गिवन, तो हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ किया, फिर हम लोग गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या क्या है, Q1 इज इक्वल टू प्लस 10 कूलम, Q2 इज इक्वल टू माइनस 20 कूलम एंड R इज इक्वल टू 2 मीटर। तो अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन हो गया, अब हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force between two charges is equal to K Q1 Q2 upon R square। और इस कूलम लॉ हम लोग जब भी एप्लीकेबल करेंगे, तो हम लोग अप्लाई करेंगे जब भी, तब हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा Q हमें लेंगे वो हमेशा कूलम में लेंगे। अगर यहाँ पे मिली कूलम, माइक्रो कूलम ऐसा कुछ दिया हुआ अगर आपको न्यूमेरिकल में, तो उसे पहले कूलम में चेंज कर लेंगे। फिर हम अपना R जो होगा वो हमेशा सिर्फ मीटर मिलेंगे, डिस्टेंस हमेशा मीटर मिलेंगे। अगर आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर ऐसा कुछ अगर डिस्टेंस प्रोवाइडेड है, तो आप उसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तभी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया हुआ है पहले से, इसीलिए कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा वैल्यू डालेंगे। K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर यहाँ पे कुछ ना दिया हो कि कौन सा मीडियम है, मैंने बोला था कि K की वैल्यू जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ना दिया हो कि हम लोग कोई मीडियम चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा सिर्फ जो आइडियल वैल्यू है वैक्यूम के लिए उसे ही लेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये वैल्यू हम लोग लेंगे। तो K इंटू Q1 हमें प्रोवाइडेड है 10, Q2 हमें प्रोवाइडेड है माइनस 10 माइनस 20, और अपॉन हमें जो डिस्टेंस है 2 उसका स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से जो फोर्स आएगा इस दोनों के बीच का वो हो जाएगा 10 इंटू माइनस 20 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 4 50। तो 50 और 50 इंटू 9 हमें कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45। तो 450 माइनस इंटू 10 टू द पावर 9, इसको हम लोग एक और तरीके से, मतलब इसमें हम लोग साइंटिफिक नोटेशन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन। ये इस दोनों के बीच का फोर्स आ जाएगा। आप इसे डिटेल मतलब अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपको यही आएगा माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन। तो यहाँ फोर्स के माइनस में आने का क्या मतलब है, फोर्स के माइनस में आने का मतलब है कि जो हमारा चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव नहीं है। अगर रिपल्सिव आएगा तो हमारा फोर्स पॉजिटिव आता, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, हमने देखा भी कि एक चार्ज प्लस 10 कूलम है और एक चार्ज माइनस 20 कूलम है, तो एक दोनों अनलाइक चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस सिंपली अट्रैक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, माइनस लिखे तो भी ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। बट हम लोग यहाँ पे अगर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन भी लिखे तो भी सही है। यहाँ पे हम लोगों ने, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो हम लोग माइनस प्लस नहीं भी लगाए तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन इस दोनों के बीच का फोर्स आ जाएगा। तो अब हम लोग अपने दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या दिया है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस 3 मीटर अपार्ट inerts a force of magnitude 90 न्यूटन on each other.
फाइंड वैल्यू ऑफ द चार्जेस, टू आइडेंटिकल चार्ज। टू आइडेंटिकल चार्ज मीन्स होता है कि दो सेम चार्ज, अगर एक चार्ज 2 कूलम है तो दूसरा चार्ज भी 2 कूलम होगा, अगर एक चार्ज 3 कूलम है तो दूसरा चार्ज भी 3 कूलम होगा। तो दो आइडेंटिकल चार्ज दिया हुआ है जो कि 3 मीटर अपार्ट है, डिस्टेंस दोनों के बीच का 3 मीटर दिया है। इनर्ट्स ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 90 न्यूटन ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे कितना लगा रहा है, 90 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो हमें निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू क्या है। तो आप इसे भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें R इज इक्वल टू 3 मीटर एंड F इज इक्वल टू 90 न्यूटन, ये हमें गिवन है। हम मान लेते हैं लेट द चार्जेस बी Q, जो चार्ज हम हैं उसे Q मान लेते हैं। तो हमारा जो कूलम्स लॉ है, तो हम अब यहां सॉल्यूशन करते हैं। तो जो हमारा कूलम्स लॉ होगा वो क्या होगा कि वो क्या बोलता है हमारा कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमारा कूलम्स लॉ ये बोलता है। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि जैसे दो चार्जेस होते हैं, ये Q1 है और ये Q2 है, दो चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये Q1 जितना Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 भी उतना Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे। या अगर ये 2 कूलम है और ये 10 कूलम है, फिर भी अगर ये 10 कूलम वाला जितना 2 कूलम पे चार्ज लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, उतना ही 2 कूलम वाला भी 10 कूलम पे फोर्स लगाएगा। ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं होगा, बस दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस होगा। अगर ये इस पे F फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे माइनस F फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये अपोजिट, अगर हम इससे F लेते हैं, अगर ये इस पे F फोर्स लगा रहा है तो ये इस पे माइनस F फोर्स लगाएगा। बस हम डायरेक्शन का चेंज होता है, मैग्नीट्यूड ये दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था। अब हम देखते हैं कि हमारा कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें यहाँ फोर्स गिवन है, फोर्स कितना है 90 न्यूटन, K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁹9, Q1 और Q2 हमें नहीं पता है, Q1 Q2 को हमने Q अज्यूम किया है, तो Q इंटू Q स्क्वायर और अपॉन R हमें कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। फिर अगर हमें ये Q निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये 90, 9 से 9 तो कट गया, और ये 10⁹9 क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 90 अपॉन 10⁹9। तो 90 अपॉन 10⁹9, तो यहां से हमारा जो Q आएगा वो आएगा रूट अंडर 9 इंटू 10 अपॉन 10 इंटू 10⁸8। मैंने 10⁹9 को 10 इंटू 10⁸8 लिखा, क्यों, क्योंकि 10 से 10 को हमें कट करना था। अब हमें स्क्वायर रूट Q निकालना है, तो स्क्वायर रूट इस दोनों का करना होगा। Q स्क्वायर बराबर ये था, तो Q निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना होगा। तो यहां से हमें वैल्यू क्या आएगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 10⁸8 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10⁴। तो हम इसे अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10⁻⁻4 इज द वैल्यू, 3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम इज द चार्ज ऑन बोथ द चार्जेस। सो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया। अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल और करेंगे। तो अब हम लोग अपना कूलम्स लॉ का थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। सो थर्ड न्यूमेरिकल इज
two small particle of carbon, each weighing 1 milligram and each carrying a charge of 10 raised to the power minus 6 coulomb are 1 centimeter apart. Calculate electrostatic force between them. तो आप इसे भी पॉज करके ट्राई कर सकते हैं. दिस इज नॉट सो हार्ड बट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने से पहले हमें डायग्राम बनाना मस्ट है, हमें इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं डायग्राम बनाने से. तो हम इसका पहले डायग्राम बनाएंगे. आप भी पहले कोई भी क्वेश्चन या जो कि विदाउट डायग्राम भी सॉल्व हो रहा हो बट उसका थोड़ा सा डायग्राम बना अगर दे हम लोग तो वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और इसमें जो हमें मार्क्स भी ज्यादा मिलता है बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो हम लोग 2 कार्बन पार्टिकल हैं. ये एक कार्बन का पार्टिकल है और एक और कार्बन का पार्टिकल है. इस पे चार्ज है 10 raised to the power minus 6 कूलम. इस पे भी चार्ज है 10 raised to the power minus 6 कूलम. दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? सेपरेशन हम लोग हमेशा कहां से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर लेते हैं. सेंटर टू सेंटर कितना सेपरेशन है इसका? हमें दिया है 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर सेपरेशन है और हमें क्या दिया है? 1 मिलीग्राम वेट है इसका. 1 मिलीग्राम इस दोनों का वेट है. बस डाटा इतना ही गिवन है और हमें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है. तो हम लोग पहले लिख लेते हैं. अब यहाँ गिवन हमें क्या क्या है? गिवन हमें है Q1 इज इक्वल टू Q2. Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 6 कूलम. और हमें R कितना गिवन है? R हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर. और हमें इसका मास कितना गिवन है? मास ऑफ पार्टिकल हमें गिवन है. मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम. ये डाटा हमें गिवन है. तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. सॉल्यूशन तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो फोर्स हमारा क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Q1 Q2 हमें पता है, R हमें पता है, K हमें पता है, तो हम फोर्स निकाल लेंगे. तो हमारा ये मास का क्या काम? तो मास का हमें कोई काम नहीं था. ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हमें दिया था कि दिस पार्टिकल आर वेइंग 1 मिलीग्राम, कि हम ऐसा सोचे कि मास का भी कुछ यूज होगा बट एक्चुअली मास का कोई यूज नहीं होगा. सो हमें सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस से ही ये निकल जाएगा. तो हम फोर्स निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू K की वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 6 रेस्ट टू द पावर माइनस 6 इंटू 6 रेस्ट टू द पावर माइनस 6, जो कि चार्ज है दोनों पार्टिकल का. और हम नीचे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर है. अब मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटीमीटर में दिया रहे या मिलीमीटर में तो हम इसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है. तो हम यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका, R का स्क्वायर, तो ये हमारा फोर्स होगा. तो अगर हम इसे अब कैलकुलेट करें तो देखिए ये 10 रेज टू द पावर 9 और ये 10 रेज टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर माइनस 12. तो 10 रेज टू द पावर माइनस 12 और 10 रेज टू द पावर प्लस 9 अगर मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा कितना? 10 रेज टू द पावर माइनस 3. माइनस 12 और ये प्लस 9 है तो दोनों ऐड हो जाएगा 10 की पावर. तो माइनस 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर माइनस 3. और यहां से अगर ये दोनों कितना होगा? 10 रेज टू द पावर माइनस 4 होगा. ये दोनों 10 रेज टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 कितना होगा? 10 रेज टू द पावर माइनस 4. अब 10 रेज टू द पावर माइनस 4 अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर हमारा बचा कितना था? 10 रेज टू द पावर माइनस 3 बचा था. और ये 10 रेज टू द पावर प्लस 4 माइनस 4 है यहाँ पे, तो प्लस 4 हो जाएगा ऊपर जाते ही. तो 10 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 हमारा बचेगा. तो हमारा कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10. तो हमारा 9 इंटू 10 कितना होगा? 90 न्यूटन.
तो 90 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा 90 न्यूटन। तो कूलम्स लॉ पे ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आप कोई अच्छी सी बुक परचेज करें, या आपके पास अगर है ऑलरेडी कोई बुक, जैसे आप एस चांद एक अच्छी बुक है जिसमें बहुत सारी न्यूमेरिकल हमें मिल जाती है। प्रदीप की बुक आती है, वो भी अच्छी होती है। तो एस चांद या प्रदीप, अगर किसी की भी बुक है आपके पास, दिनेश की भी एक बुक आती है, तो दिनेश, एस चांद या प्रदीप, इस तीनों में से किसी की भी बुक आप परचेज करके और कूलम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। वैसे ये 3 न्यूमेरिकल है जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।